Class 8 students, ICSE wale, this is a full one shot video on household electricity, a very important chapter of your physics. So let us start this full one shot video on household electricity. सबसे पहली चीज हमें जाननी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आ रहा है वो कहां से आ रहा है. इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू आवर होम्स फ्रॉम सिटी सब स्टेशंस. अब कैसे आता है? आइदर थ्रू ओवरहेड और थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स. अब हमारे घर में जब वो घुसता है तो सबसे पहला उसे गुजरना होता है कंपनी फ्यूज के थ्रू. रिमेंबर द सीक्वेंस: कंपनी फ्यूज, देन द KWH मीटर, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक मीटर. तुम्हारे घर में भी इंस्टॉल्ड होगा वो मीटर, KWH मीटर. फिर मेन स्विच एंड फाइनली द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद वो अलग अलग रूम्स में तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू जा रहा है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इलेक्ट्रिक करंट. एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं हाउस होल्ड सर्किट्स में, तारों में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है. करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर. उन तारों के थ्रू क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है. दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. तो याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है. इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, AMPERE. ये तुम्हें याद रखना है. और एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल A, और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल I. ये तुम्हें याद रखना है. I मतलब इलेक्ट्रिक करंट और उसका SI यूनिट है एम्पियर A. ठीक है. फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स डज नॉट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. याद रहेगा. नेक्स्ट टर्म इज पोटेंशियल डिफरेंस. आम तौर पर उसे हम वोल्टेज कहते हैं. और ये वर्ड तुम लोग यूज भी करते होगे घर में कई बार कि आज वोल्टेज डाउन है, आज वोल्टेज हाई है. वोल्टेज होता क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? दो पॉइंट है मेरे पास, अगर पॉइंट A पॉइंट B, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कैसे मेजर करेंगे? पॉइंट B से पॉइंट A तक एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़े उसे हम कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. Potential difference is the work done to move a unit charge from one point to another. Potential difference का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट, सिंबल V. कैसे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? कौन से इंस्ट्रूमेंट से? वोल्ट मीटर से. अच्छा, करंट को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को याद रखो और इसे लिख भी लो, एमीटर से. AMMETER. एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहे हैं. वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर. ये फिजिकल क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक पावर जिसे हम P से डिनोट करते हैं वो होता क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल वर्क को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क मैथमेटिकली सेम होता है और उसे हम W से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिकल वर्क को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल W से. ठीक है. और वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. रेट मतलब ही डिवाइडेड बाय टाइम, इसे ही हम कहते हैं पावर. तो पावर का फॉर्मूला क्या है? W/T. भूलना नहीं. पावर का एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI. P इज इक्वल टू VI. ये दो फॉर्मूला तुम्हें पावर का अच्छे से याद रखना है. पावर इज W/T और फिर से पावर इज V इंटू I. अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखो, अगर इस P के जगह मैं VI लिख दूं, क्योंकि P का मतलब तो VI होता है, P इज इक्वल टू VI, तो इन प्लेस ऑफ दिस P इफ आई राइट VI, तो हमें क्या मिलेगा? VI इज इक्वल टू W/T. और इस T को फिर मैं इधर भेज दूं लेफ्ट साइड, तो हमें मिलेगा VIT. T उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा W इज इक्वल टू VIT. ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो 3 फॉर्मूला तुमने अभी देख लिया, तुम्हें याद कर लेना है तीनों के तीनों फॉर्मूलाज. क्या क्या? सबसे पहला, पावर इज वर्क डन बाय टाइम. पावर इज V इंटू I. V मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. I मतलब करंट. ये W क्या है? ये W वर्क डन है. तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम या फिर वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक करंट. और एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा W मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज इक्वल टू VIT. सारे सिंबल्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, T मतलब टाइम.
ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है? वॉट, और उसका भी सिंबल डब्ल्यू होता है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये वाला जो वॉट का डब्ल्यू है और ये वर्क डन का डब्ल्यू, दोनों अलग अलग डब्ल्यूज हैं। वर्क जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल डब्ल्यू हम लिखते हैं। और वॉट जो एस आई यूनिट है पावर का, उसका भी सिंबल डब्ल्यू होता है। दोनों में कंफ्यूज मत करना, भले दोनों का सिंबल सेम हो, दोनों अलग मतलब होते हैं। जब मैं पावर का फॉर्मूला लिख रहा हूं डब्ल्यू अपॉन टी, तो ये डब्ल्यू कौन सा डब्ल्यू है? दिस डब्ल्यू इज वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो वाला डब्ल्यू है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और वॉट जो ऐसा यूनिट है पावर का, उसका सिंबल भी डब्ल्यू होता है। अच्छा, अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोवाट इज 1000 वॉट। सिंपल। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क मैथमेटिकली दोनों सेम होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और फॉर्मूला, अभी इसी फॉर्मूला को मैंने अभी डिराइव भी किया था कि W इज VIT, जस्ट नो आई डिराइव्ड इट। याद रखना ये फॉर्मूला। SI यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है? जूल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि भले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जूल होता है, लेकिन कमर्शियल यूनिट जूल नहीं होता। कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, KWH, जिसे सिंपली हम कई बार यूनिट भी बोलते हैं या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, BOT यूनिट भी बोलते हैं। तुम्हें याद रखना है ये चीज कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है, KWH। अब ये कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है? कमर्शियल यूनिट का मतलब है कि जिस यूनिट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेचा जाता है। इसका मतलब क्या? तुम अपने घर में हर महीने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल पे करते हो ना, बिल आता है, पैसा पे करते हो। तो वो जो पैसा तुम देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने का पैसा देते हो। वो कंपनी जो तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे घर में प्रोवाइड कर रही है, वो किस चीज का पैसा लेती है तुमसे? दे टेक द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट यू हैव कंज्यूम्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो जो बेचते हैं, वो कौन से यूनिट में बेचते हैं? जूल में नहीं बेचते हैं, किलोवाट आवर में बेचते हैं। किलोवाट आवर में बेचते हैं। तो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है? ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है। कभी भी अगर मुझे किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना पड़े, तो मुझे इस रिलेशन का यूज करना होगा। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। इसको बार बार बोलकर याद कर लो। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पे ये कन्वर्शन तुम्हें करना है, तुम्हें ये रिलेशन को यूज करना होगा। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक मीटर, जिसे हम KWH मीटर बोलते हैं। तो तुम्हारे घर में भी ये इंस्टॉल्ड होगा, मीटर तुमने देखा होगा। तो वो मीटर एक्चुअली क्या रीड कर रहा है? वो मीटर रीड कर रहा है कि तुम कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम्ड किए हो, और इसी का वो पैसा लेते हैं कंपनी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमने कितना कंज्यूम्ड किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किस यूनिट में बेचते हैं? मैंने बताया, वो जूल में नहीं बेचते, वो किलोवाट आवर में बेच रहे हैं। तुम किलोवाट आवर को कितना किलोवाट आवर यूज कर रहे हो, उसका पैसा देते हो। इसलिए ये जो मीटर है, ये किलोवाट आवर को मेजर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर यूनिट्स में मेजर कर रहा है। इसलिए इस मीटर का नाम है किलोवाट आवर मीटर, KWH मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर मेजर्स, क्या मेजर कर रहा है ये मीटर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ हाउस। किस यूनिट में? KWH में, किलोवाट आवर में। इट इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड और एट द फ्रंट वॉल ऑफ आवर हाउस। मीटर रीडिंग कैसे हम मेजर करते हैं? कंजम्पशन, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है? इफ द मीटर रीडिंग यस्टरडे वाज 3456 यूनिट्स एंड टुडे इट इज 3468 यूनिट्स। तो ये यस्टरडे का रीडिंग है, ये आज का रीडिंग है। व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनिशियल रीडिंग ये है, फाइनल रीडिंग ये है। एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, यानी 3468 माइनस 3456। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 यूनिट्स है रीडिंग। तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो गया? 12 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर, तो 12 यूनिट्स इज 12 किलोवाट आवर। इतना कंज्यूम्ड हुआ, इतना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ एक दिन में। सिंपल, जस्ट यू सब्ट्रैक्ट।
अब हमारे घर में जो वायरिंग की गई है, हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम, इसमें जो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है ना, उन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर एक अप्लायंस इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। कोई भी अप्लायंस अगर खराब हो जाए तो वो दूसरे अप्लायंस को अफेक्ट नहीं करता। जबकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक अप्लायंस अगर खराब हो जाए तो दूसरे अप्लायंस जो खराब नहीं भी हुआ है वो भी वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सीरीज में प्रेफर नहीं करते। और सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में हर एक अप्लायंसेस को सप्लाई वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलता है, लेकिन पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं हर एक अप्लायंस को सप्लाई वोल्टेज के इक्वल वोल्टेज मिलता है। सो दीज ऑल फीचर्स मेक पैरेलल कनेक्शन एडवांटेजियस ओवर सीरीज कनेक्शन। तो एग्जाम में वो पूछता भी है कि घर में हम किस तरह से अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं, तुम्हें लिखना होगा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रीजन वो पूछते हैं, तो ये 2 रीजन या ये पहला 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ 4 इंपॉर्टेंट रीजंस लिख लिया, बहुत सिंपल है। क्या रीजन है पैरेलल में कनेक्ट करने का? ईच अप्लायंस वर्क्स इंडिपेंडेंटली, सेम वोल्टेज अक्रॉस ऑल अप्लायंसेस, फेलियर ऑफ वन अप्लायंस डज नॉट अफेक्ट द अदर अप्लायंस। समझ में आ रहा है? सिंपल। एंड सेपरेट स्विचेस पॉसिबल। हर एक अप्लायंस जो पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है, हर एक पाथ में हम अलग अलग स्विच लगा सकते हैं हर एक अप्लायंस को ऑन या ऑफ करने के लिए, और दूसरा अप्लायंस उससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होंगे। जबकि सीरीज में ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज में ना सारे अप्लायंसेस को एक ही पाथ में हम कनेक्ट करते हैं, तो एक भी अप्लायंस को अगर हमने ऑफ कर दिया तो बाकी अप्लायंसेस भी ऑफ हो जाएंगे। तो सीरीज इसलिए हम नहीं प्रेफर करते हैं हाउस होल्ड वायरिंग में। अब कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक तार का अपना अपना कलर होता है। हमारे हाउस होल्ड वायर्स में 3 वायर्स होते हैं। मेन कौन से वायर्स होते हैं? कितने वायर्स होते हैं? 3 वायर्स, याद रखना है। लाइव वायर होता है, ठीक है, न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, और होता है अर्थ वायर। 3 वायर्स होते हैं, तुम्हें याद रखना है, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव वायर का कलर रेड या ब्राउन होता है, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक या ब्लू होता है, या ये कलर तुम्हें याद रखना है। अर्थ वायर का कलर ग्रीन या फिर येलो होता है। तीनों वायर्स का अलग अलग पर्पस है। तीनों वायर्स, लाइव वायर से करंट एंटर करता है, अप्लायंस तक जाता है, यानी लाइव वायर सप्लाइज द करंट। न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्न करता है, अप्लायंस से होकर वापस रिटर्न करता है। सो न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द करंट। और अर्थ वायर क्या करता है? इट इज अ सेफ्टी वायर। जब कभी भी मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस में करंट, ह्यूज करंट आ जाए, तो वो एक्सेसिव करंट अर्थ में फ्लो कर जाएगा थ्रू द अर्थ वायर। तो वो जो इंसान उस मेटालिक बॉडी को टच कर दिया, जिस मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस में ह्यूज करंट आ गया, तो उसे कुछ नहीं होगा। ही विल नॉट रिसीव अ फैटल शॉक बिकॉज एक्सेसिव करंट विल फ्लो थ्रू द अर्थ वायर। तो वो सेफ्टी वायर है। और हम इसलिए अर्थिंग भी करते हैं, अर्थ वायर से अर्थिंग किया जाता है। अब एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमारे टेक्स्ट बुक से है, कॉन्साइज। ऑल वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स शुड बी कवर्ड विथ। जो भी तार हम यूज करते हैं ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का हम कोटिंग देते हैं। देखे होगे, वायर्स ऐसे एक्सपोज नहीं रहते, तुम्हें मेटल का वायर दिखता नहीं, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग रहता है जो एक इंसुलेटर होता है, यानी उसको छूने से हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक जो है वो करंट को पास नहीं करता। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। इसलिए ये जो कवरिंग करते हैं वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल से करते हैं। तो ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। स्विच का कनेक्शन। अब स्विच को हम कौन से वायर में कनेक्ट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारे घर में स्विच होता है हर एक अप्लायंस के लिए, उस स्विच को हम हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, नॉट इन द न्यूट्रल वायर, नॉट इन द अर्थ वायर। विच वायर? लाइव वायर। एग्जाम्स में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विच को अगर हमने ऑन किया तो हम कहेंगे सर्किट कंप्लीट है, यानी अप्लायंस वर्क कर रहा है। स्विच अगर ऑफ है तो सर्किट ब्रोकन है, अप्लायंस वर्क नहीं कर रहा है। तो हम स्विच का तो काम यही है कि हम सर्किट को ओपन करें या क्लोज करें। नेवर टच अ स्विच विथ वेट हैंड्स। पता है, बहुत खतरा है, नहीं तो इट इज अ सेफ्टी प्रिकॉशन। कई बार ये भी पूछ देता है, तो तुम्हें लिखना होगा वी शुड नेवर टच अ स्विच विथ वेट हैंड्स। अब बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज होता क्या है? फ्यूज होता है एक सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस जो हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। ये भी ध्यान से सुन लो, स्विच को भी हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को भी हम हमेशा कनेक्टेड इन लाइव वायर, ना तो न्यूट्रल वायर में ना तो अर्थ वायर में। ये भी पूछा जाता है कि कौन से वायर में हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर में। कौन से वायर में हम स्विच को कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर में। फ्यूज होता क्या? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस
यूज्ड टू प्रोटेक्ट अप्लायंसेस एंड वायरिंग फ्रॉम एक्सेस करंट। कई बार एक्सेस करंट अगर किसी भी फॉल्ट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सेस करंट तारों में आ जाए और वो अगर अप्लायंस तक पहुंच गया तो अप्लायंस तो खराब हो जाएगा। लेकिन उसके आगे अगर हम फ्यूज लगा दे तो उस रास्ते से जब करंट जाएगा तो पहले फ्यूज के थ्रू होते हुए जाएगा और फ्यूज को वो मेल्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट फ्यूज मेल्ट हो गया तो सर्किट वहीं पे कट जाएगा, द सर्किट विल ब्रेक एंड द ह्यूज करंट विल नॉट फ्लो टू द अप्लायंस। तो हमारा अप्लायंस प्रोटेक्टेड हो जाएगा फ्रॉम डैमेज। तो इसीलिए वो एक सेफ्टी डिवाइस है, वो हमारे अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ह्यूज करंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम खुद सोचो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या फीचर होना चाहिए उस फ्यूज वायर का। जब वो ह्यूज करंट उस तार से जाएगा तो फ्यूज वायर को इमीडिएटली मेल्ट हो जाना है ताकि सर्किट को वो ब्रेक कर सके। तो उसे मेल्ट होने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना जरूरी है, ताकि वो जो एक्सेस करंट उसके थ्रू गया तो उससे जो हीट प्रोड्यूस हुआ उस हीट से वो इजीली मेल्ट कर जाए। इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना बहुत जरूरी है। याद रखना, फ्यूज वायर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं। कॉपर का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए हम कॉपर से फ्यूज वायर नहीं बनाते हैं। लेकिन हम किस चीज से फ्यूज वायर बनाते हैं? अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। यहां देखो लिखा हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ टिन एंड लेड का अलॉय। ये जो अलॉय होता है टिन और लेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसी से हम फ्यूज वायर को बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूज वायर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं फ्यूज वायर के लिए, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। नाउ व्हाई लो मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन भी पूछता है। मैंने अभी भी बताया, ड्यूरिंग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट एक्सेस करंट हीट्स द फ्यूज वायर एंड इट्स मेल्ट्स। तो इजीली वो मेल्ट कर जाए, इसी वजह से हम लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर को का मटेरियल को चूज करते हैं एंड इट ब्रेक्स द सर्किट। फ्यूज इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। मैंने अभी बताया स्विच को भी लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को भी लाइव वायर में। नाउ व्हाई कॉपर इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज वायर? क्या मैंने अभी बताया था? यस, बिकॉज कॉपर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब एक्सेस करंट उसके थ्रू फ्लो किया तो फिर भी वो मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट ही नहीं किया तो फ्यूज काम ही नहीं किया, अप्लायंस खराब हो गया। तो कॉपर का इसलिए हम यूज नहीं करते फ्यूज वायर। नाउ विच फ्यूज वायर इज थिक, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर? अब देखो 15 एम्पियर यानी ज्यादा करंट, 5 एम्पियर लो करंट। तो अगर हमें ज्यादा करंट को पास कराना है तो तार मोटा होना चाहिए, सिंपल सा याद रखना। तो कौन सा फ्यूज वायर थिक है? 15 एम्पियर वाला जो फ्यूज वायर है, जिसमें से मुझे मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर को फ्लो कराना है, तो वो फ्यूज वायर थिक होगा। याद रखना, ज्यादा करंट के लिए मुझे ज्यादा मोटा थिक वायर चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक से है, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर शोज 2 ways ऑफ कनेक्टिंग द 3 बल्ब्स A, B एंड C टू अ बैटरी। यहां 2 फिगर है, फिगर A, फिगर B, और दोनों फिगर में हमने 3 बल्ब्स को कनेक्ट किया है बैटरी से। बल्ब का नाम है ABC। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर ABC को हमने एक ही पाथ में कनेक्ट कर दिया है। करंट जब फ्लो करेगा इस पाथ से तो करंट तो एक ही रास्ते से फ्लो करेगा और उसी रास्ते पर तीनों बल्ब्स कनेक्टेड है। तो ये तीनों बल्ब्स सीरीज में कनेक्टेड है, जबकि ये तीनों बल्ब्स पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि 3 अलग अलग रास्ते हैं करंट को फ्लो करने का और तीनों अलग अलग रास्तों में अलग अलग बल्ब्स हैं। तो यहां जब पूछा है नेम द 2 अरेंजमेंट्स, तो पहला अरेंजमेंट का नाम है सीरीज, दूसरे का नाम है पैरेलल। विच ऑफ देम विल यू प्रेफर इन हाउस होल्ड सर्किट? तुम्हें पता है वी विल प्रेफर पैरेलल। तुम्हें आंसर में लिखना है प्रॉपर, ठीक है? मैं अभी प्रॉपर लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हम अभी एक वन शॉट कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर लिख नहीं रहा हूं, बट तुम्हें समझ में तो आ रहा है कि हम किसको सिलेक्ट करेंगे, पैरेलल को। तुम्हें लिखना होगा पैरेलल अरेंजमेंट इज प्रेफर्ड इन हाउस होल्ड सर्किट। अब रीजन में क्या लिखोगे? रीजन ऑलरेडी हमने ऊपर में पढ़ा है। क्या रीजन है? कि इन पैरेलल अरेंजमेंट ईच ऑफ द बल्ब्स वर्क्स इंडिपेंडेंटली। इफ वन ऑफ द बल्ब्स गेट फ्यूज्ड और इज स्विच्ड ऑफ, इट डज नॉट अफेक्ट द अदर बल्ब्स। पढ़ा था ना ऊपर में? तो इसमें से एक रीजन को लिख देना। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। This is regarding live online ICSE batches for the upcoming session classes 9th and 10th, that is for the session 2026-27. अब ये न्यू सेशन 2026-27
बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, तुम लोग भी क्लास 8 में हो, अभी अभी 9th में, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद तुम 9th तुम्हारा शुरू हो जाएगा, तुम लोग 9th में पहुंच जाओगे। अगर क्लास 9th में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ना है लाइव ऑनलाइन बैचेस में, उसका एनरोलमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये लाइव क्लासेस होंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, जिसमें मैं पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स का कवर करूंगा। और पूरे साल भर का कोर्स है हमारा, ईयर लॉन्ग बैचेस है, डेडिकेटेड रूटीन से हम पूरे साल भर क्लासेस करते हैं। जो बच्चे एनरोल करते हैं और एनरोल करना चाहते हैं वो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके सारे डिटेल्स जान सकते हैं कि क्या शेड्यूल है, किस प्लेटफॉर्म पे हम क्लासेस करते हैं, गूगल मीट पे या जूम पर। वो लिंक मैं एनरोल्ड बच्चों को भेज देता हूं क्लासेस शुरू होने से पहले। और लाइव क्लासेस हमारा साल भर चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, एक वीडियो का लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें एक वीडियो पे वो रीडायरेक्ट करेगा। और उस वीडियो पे मैंने डिटेल में बताया है सारी चीजें कि किस तरह से हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक बैच में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स होंगे। कितने स्टूडेंट्स? 15 स्टूडेंट्स मैक्सिमम। 100, 150, 500, 1000 बच्चों का भीड़ नहीं है, एक साथ इतने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ओनली 15 स्टूडेंट्स इन अ बैच, सो दैट एवरी चाइल्ड इज आइडेंटिफाइड बाय हिज नेम, बाय हर नेम। और हर एक बच्चे को मैं पर्सनली उसके प्रोग्रेस को, वो कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, मैं सारी चीजों को मैं खुद इवेलुएट कर सकूं, एक्सेस कर सकूं। तो इस वजह से ओनली 15 स्टूडेंट्स मैं हर बैच में रखता हूं। और सारी डिटेल्स ना नीचे वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। पिंड कमेंट में भी तुम्हें वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सारी चीज़ों को समझकर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। और अगर ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द एनरोलमेंट करो, क्योंकि सिर्फ 15 सीट्स है एक बैच में, और वो जल्द ही भर जाते हैं, और भरने के बाद फिर नहीं ज्वाइन कर पाओगे। नाउ शॉर्ट सर्किटिंग, द नेक्स्ट टॉपिक। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है जब कभी भी लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्ट टच कर जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा कि वेरी लार्ज करंट विल फ्लो। अच्छा, वो कब होता है? बाई चांस अगर इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, जो प्लास्टिक कवरिंग रहता है वायर्स में, वो अगर टूट जाए और लाइव वायर डायरेक्टली टचेस द न्यूट्रल वायर, और वायर ओवरहीट हो जाता है, जिससे फायर होने के चांसेस भी होते हैं, तो इसे शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने एक ही सॉकेट में कई सारे अप्लायंसेस एक साथ कनेक्ट कर दिए, फ्रिज लगा दिया, वॉशिंग मशीन लगा दिया, टेबल फैन भी लगा दिया, ये वो बहुत सारी चीजें, टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू वन सॉकेट, तो क्या होगा? हाई करंट विल फ्लो थ्रू द वायर्स। और उसकी वजह से क्या होगा? अगर फ्यूज लगा हुआ है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूज उस हाई करंट में ब्लो ऑफ कर जाएगा, और वो हाई करंट हमारे अप्लायंसेस तक पहुंचेगा नहीं। अगर नहीं फ्यूज लगा हुआ है तो इतना हाई करंट ड्रॉ करेगा, इतने सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिया तुमने एक ही तार से, ह्यूज करंट फ्लो करेगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा, और हो सकता है कि फायर भी हो जाए, बहुत डेंजरस है। लेकिन फ्यूज लगाने से क्या है कि जब भी हाई करंट फ्लो करेगा तो इमीडिएटली फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, और वहीं पे सर्किट पाथ को ब्रेक कर देगा, और करंट फिर फ्लो नहीं करेगा। तो फ्यूज रहेगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। और आजकल फ्यूज के जगह पर हम एमसीबी का यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर, TURE, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये बहुत कॉमन है आजकल। तुम लोग ज्यादा फ्यूज उतना नहीं देखे होगे, एमसीबी ज्यादा देखे होगे, क्योंकि आजकल एमसीबी ज्यादा पॉपुलर है। एक स्विच जैसा होता है, जब भी ह्यूज करंट फ्लो करता है वो अपने आप ट्रिप कर जाता है, नीचे गिर जाता है। वो ज्यादा एडवांटेजियस होता है फ्यूज से। पहले के जमाने में फ्यूज ज्यादा कॉमन था, आजकल एमसीबी ज्यादा कॉमन है। दोनों ही सेफ्टी डिवाइसेस हैं, दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन एमसीबी आज ज्यादा प्रेफर्ड है। क्यों? क्योंकि उसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। फ्यूज को मेल्ट करने में टाइम लग जाता है थोड़ा ज्यादा, एमसीबी का 25 मिली सेकेंड्स, इतना कम रेस्पॉन्स टाइम होता है, वो तुरंत ट्रिप कर जाता है। और दूसरा कि उसे रेक्टिफाई करना बहुत ईजी है, कि अगर हमने फॉल्ट को हमने रेक्टिफाई कर दिया तो फिर क्या करना है, जस्ट एमसीबी को ऊपर कर दो। लेकिन फ्यूज में क्या, फिर से निकालो, नया फ्यूज वायर लगाओ, झंझट है। सो एमसीबी इज प्रेफर्ड। अच्छा, अब अर्थिंग की बात करते हैं। अर्थिंग इज अ सेफ्टी प्रोसेस इन विच द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द अर्थ। देखो, अब कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिसका बॉडी मेटालिक होता है, जैसे कि आयरन, कपड़ा प्रेस करने वाला, उसका मेटालिक बॉडी होता है। तो अगर गलती से मेटालिक बॉडी में लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाए
तो अगर हम उस मेटालिक बॉडी को टच कर दें ऊपर से तो हमें तो करंट लग जाएगा, हम तो फैटल शॉक मिलेगा। लेकिन अगर वो मेटालिक बॉडी अर्थ वायर से कनेक्टेड है और अर्थिंग किया हुआ है तो वो करंट क्या होगा, अर्थ में पहुंच जाएगा थ्रू द अर्थ वायर एंड इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द लीकेज करंट। लीकेज करंट मतलब ये जो ह्यूज करंट है उसके लिए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। लो रेजिस्टेंस मतलब उसमें कम ऑब्स्ट्रक्शन है तो करंट उस रास्ते से चला जाएगा अर्थ में, और जो छूने वाला व्यक्ति है उसको करंट नहीं लगेगा बिकॉज इट विल फ्लो थ्रू दी अर्थ वायर टू दी अर्थ। उसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन या येलो। रिमेंबर दिस, ये मैंने कलर ऊपर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है, ऊपर वाले एक स्लाइड में। नाउ एमसीबी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दिया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, ऑटोमेटिक। इसका एडवांटेजेस ओवर फ्यूज क्या है, देखो मैंने बताया था कि ट्रिप्स वेरी फास्ट, इट्स रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्विक, अप्रोक्सीमेटली 25 मिलीसेकेंड्स। इट कैन बी रीसेट वेरी इजीली, मोर रिलायबल एंड सेफर, नथिंग डिफिकल्ट। अब हमारे घर में जो वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। याद रखना, हमारे घर में जो भी फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो चल रहे हैं वो सारे ऑल्टरनेटिंग करंट एसी से चलता है। और कितना वोल्टेज हमारे सरकार हमें घर में प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, 220 वोल्ट डोमेस्टिक। यही वैल्यू होता है घरों में, 220 वोल्ट। ये वैल्यू तुम्हें याद रखना होता है। अब अप्लायंस रेटिंग की बात करते हैं। कई बार देखोगे अप्लायंसेस के ऊपर लिखा हुआ है 60 वॉट टू 150 वोल्ट। ये है क्या, 60 वॉट, वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का, यानी 60 वॉट पावर है, 150 वोल्ट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो तुम्हें अगर पावर और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तुम करंट को भी निकाल सकते हो कि कितना करंट ये अप्लायंस ड्रॉ करेगा। कौन से फॉर्मूला से, I इज इक्वल टू P अपॉन V से। अब तुम्हें लग रहा है सर क्या ये नया एक फॉर्मूला है, नहीं, ऊपर में एक स्लाइड में मैंने ये फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू VI। क्या मैंने बताया था। तो इसी फॉर्मूला को अगर तुम I को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओ तो ये P बाई V हो जाएगा, P अपॉन V। तो यही तो यहां लिखा हुआ है, I इज P अपॉन V। तुम्हें अगर P का वैल्यू पता है और V का वैल्यू पता है तो P अपॉन V करो, तुम्हें करंट कितना ड्रॉ कर रहा है ये अप्लायंस वो निकाल पाओगे, इतना सिंपली। और इसका मतलब क्या होता है, 60 वॉट 150 वोल्ट का मतलब, ये एग्जाम में वो पूछते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। इट मींस दैट द अप्लायंस कंज्यूम्स 60 वॉट पावर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 150 वोल्ट सप्लाई। जब हमने 150 वोल्ट सप्लाई या क्रॉस इस अप्लायंस को कनेक्ट किया तो वो कितना पावर को कंज्यूम किया, 60 वॉट। इतना सिंपल इसका मीनिंग होता है। अब देखो वो न्यूमेरिकल भी आ गया इसी फॉर्मूला पर बेस्ड, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको करो। एन अप्लायंस रेटेड 100 वॉट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट सप्लाई। देखो इधर पावर दिया हुआ है कितना, 100 वॉट, और ये क्या है, वोल्टेज दिया हुआ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो पावर है 100 वॉट, वोल्टेज है 200 वोल्ट। हमें निकालना है करंट ड्रॉन। तो ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI से I का वैल्यू क्या होगा, P अपॉन V होगा, P अपॉन V। और P का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी 100 वॉट, V का वैल्यू 200 वोल्ट, दोनों को डिवाइड किया तो 0.5 एम्पियर आया। अच्छा, यूनिट्स को बड़ा ध्यान से तुम्हें लिखना है। I इज करंट, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, एकदम फर्स्ट में ही मैंने बताया था। तो 0.5 एम्पियर ये होगा करंट ड्रॉन। न्यूमेरिकल्स को ना वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में अभी सॉल्व भी करो, रिवाइंड कर लो, क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके, फिर कॉपी में करने के बाद फिर वीडियो को प्ले करो। ऐसे सॉल्व करो तभी फायदा होगा, बस देखो मत ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। कहां से सर, ये फॉर्मूला बताया था, पावर इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, W अपॉन T। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम W को सब्जेक्ट बनाए तो पावर टाइम्स T हो जाएगा, P इंटू टी। तो W है क्या, W है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फॉर्मूला तो ये एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो याद रखना W इज P इंटू टी। अच्छा, अब हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट में, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है W है, इसे अगर हम KWH में, किलो वॉट आवर में कैलकुलेशन कर रहे हैं
तो बहुत सिंपल है, हमें पावर को लेना है किस यूनिट में, किस यूनिट में, किलोवाट में लेना है। किलोवाट आवर में चाहिए हमें वर्क, तो पावर को लेना होगा किलोवाट में, वाट में नहीं। और टाइम को हम सेकंड में नहीं लेंगे, आवर में लेंगे, तभी तो के डब्ल्यू इंटू एच मिलकर हमें के डब्ल्यू एच मिलेगा। इसलिए टाइम को हम आवर में लेंगे, पावर को हम किलोवाट में लेंगे, तभी हमें एनर्जी किलोवाट आवर में मिलेगा। सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, 1.5 किलोवाट अप्लायंस, ये क्या है, ये पावर है, किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर, इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स, ये टाइम है, आवर में दिया हुआ है। तो अगर हमें एनर्जी निकालना है तो सिंपली पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर देंगे, यानी 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, सिंपली 3 किलोवाट आवर आ जाएगा, बड़े आराम से। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, तो रेट पर यूनिट से टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट का दाम अगर हमें पता है तो मैं 10 यूनिट का दाम भी निकाल सकता हूं, 50 यूनिट्स का दाम भी निकाल सकता हूं, बस मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 300 यूनिट्स है और रेट है 6.25 रुपीज पर यूनिट, यानी एक यूनिट का दाम 6.25 रुपीज है, तो 300 यूनिट का दाम क्या होगा, 300 मल्टीप्लाइड बाई 6.25, नथिंग हार्ड, वेरी इजी। एक पेन का दाम 2 रुपया, 10 पेन का दाम 2 इंटू 10 20 रुपीज, वैसी उसी तरह। तो 1875 रुपीज टोटल कॉस्ट। ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक से है। द एनर्जी इन विच वी पे द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन से यूनिट में हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करते हैं, किलोवाट आवर में। यही कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ हाउस इज मेजर्ड बाय कौन सा मीटर, kWh मीटर। In household electrical circuit, the appliances are connected in dash with the mains. किस तरह का अरेंजमेंट में हम अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल, isn't it? सभी लोग मुझे लगता है समझ रहे हो और अच्छा भी लग रहा है। A switch is connected to the dash wire. मैंने बताया था स्विच हो चाहे फ्यूज हो, कौन से वायर में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर। The insulated wire in red color in a cable is dash wire. कौन सा वायर रेड कलर का होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन, लाइव वायर पर हम रेड या ब्राउन कलर से करते हैं इंसुलेशन, तो लाइव होगा इसका आंसर। 1 किलोवाट आवर इज हाउ मेनी जूल्स, मैंने ये रिलेशन याद करने के लिए तुम लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। अ फ्यूज वायर शुड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सिंपल। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम इज व्हाट, विच ऑफ द ऑप्शंस बताओ। इलेक्ट्रिकल वर्क यानी W पर यूनिट टाइम मतलब W अपॉन टी, तो W अपॉन टी क्या होता है, पावर होता है, फॉर्मूला जानते हो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम इज इलेक्ट्रिकल पावर, ऑप्शन 4, वेरी सिंपल। अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ पावर 1.5 किलोवाट is used for 30 minutes to press clothes. एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका पावर दिया हुआ है 1.5 किलोवाट, और कितने टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए उसे यूज कर रहे हैं, 30 मिनट्स, ये टाइम दिया हुआ है। लेकिन तुमने ध्यान से देखा कि टाइम आवर में नहीं दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, तो मुझे 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट्स को जब भी आवर में कन्वर्ट करते हैं 60 से डिवाइड करो तो हमें ये हाफ मिल जाएगा, यानी हाफ एन आवर। वैसे भी पता है कि 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है। सो देखो पावर दिया हुआ है 1.5 किलोवाट आवर, टाइम दिया हुआ है हाफ एन आवर। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है किलोवाट आवर में, तो किलोवाट में हमारा पावर है, आवर में हमारा टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर इंटू टाइम, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो नीचे स्टेप में किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, फॉर्मूला याद रखना, पावर इंटू टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, सिंपली मल्टीप्लाई किया 1.5 इंटू हाफ, तो हमारा आ गया 0.75 किलोवाट आवर। अब पार्ट बी में हमें पूछा है कि आप इसे जूल में कन्वर्ट करके बताओ, तो वो रिलेशन हमें याद होना चाहिए। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ये वाला फॉर्मूला। तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, therefore 0.75 kilowatt hour is 0.75 into 3.6 into 10 to the power 6 joules, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.7 into 10 to the power 6 joules, यही है आंसर। सिंपल है।
क्वेश्चंस को पॉज करके प्रैक्टिस करो, बस देखो मत। समझ तो रहे हो, आई नो इट, but you have to also practice it. The next numerical, again a very important numerical. An electric iron of 1 kilowatt is used for 3 hours daily for 30 days. सुनो, हम हर एक दिन 3 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल आयरन को, जिसका पावर दिया है 1 किलोवाट, और ऐसा हम 30 डेज के लिए कर रहे हैं। हमें निकालना है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो पहले हम एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा उसे निकाल लेंगे। एक दिन में हम उसे 3 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, और ये टाइम आवर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक दिन में हम 3 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, तो पहले हम टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे निकालेंगे, और फिर उसे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 30 डेज का भी निकल जाएगा कि टोटल 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ। पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट, हर एक दिन हम कितना घंटे यूज कर रहे हैं 3 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ डेज है 30। तो हम डेली कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, फॉर्मूला तो एनर्जी का पावर इंटू टाइम होता है। पावर है 1 किलोवाट, और एवरी डे वी आर यूजिंग इट फॉर 3 आवर्स, तो 1 इंटू 3 कर दिया, तो 3 किलोवाट आवर आ गया। ये एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, हर एक दिन का। अब ये 3 किलोवाट आवर को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, 90 किलोवाट आवर। अच्छा, ये जो वॉट आवर है बहुत दूर चला गया, यहाँ पे होगा WH। तो 90 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, जिसे हम 90 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, इतना यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट हमें निकालना है। अगर हम यहां देखें तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना है, जिसमें एक यूनिट का कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट। ये रेट दिया हुआ है, ₹6 फॉर एक यूनिट का दाम। तो टोटल 90 यूनिट्स कंज्यूम्ड हुआ, तो 90 इंटू 6 कर लो, ₹540 इज द टोटल कॉस्ट। वेरी सिंपल। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट्स कंप्लीट होता है। अगर तुम्हें अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक बटन को प्रेस जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें क्लास 8 फिजिक्स में कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। और जाते जाते जरूर उस लिंक को चेक करते हुए जाना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें अपकमिंग क्लास 9 के लाइव ऑनलाइन बैचेस के बारे में मैं डिटेल्ड जानकारी प्रोवाइड किया हूं। तो उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करो, या पिन्ड कमेंट में भी तुम्हें वो मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।